नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि लर्न विथ इंडिया 2024 चैनल का नाम बदलकर अंजू एग्जाम एकेडमी हुआ है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं जहां पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछे जाते हैं। और ये चैनल टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आप लोग जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रैक्टिस सेट जो भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पक्का आएंगे। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये प्रश्न गलत करके ही आते हैं, जो उनको सिलेक्शन लेने में बाधा होती है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलत करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान। पहला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का मुख्य विषय क्या है। भू आकृति विज्ञान में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? जलवायु का, स्थल रूपों का, जनसंख्या का या मृदा अध्ययन का? यदि उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करिए। तो भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोमॉर्फोलॉजी जियो प्लस मॉर्फो प्लस लोगस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, मॉर्फोस का अर्थ आकृति होता है और लोगस का अध्ययन होता है। इस तरह पृथ्वी की आकृति का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से कौन बहिर्जात बल है? देखिए, अंतर बल दो प्रकार के, मतलब आकृतियों को बनाने में, भू आकृतियों को बनाने में दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। अंतर्जात बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, जबकि बहिर्जात बल अपर्दन, अपक्षय ये समतल करने का कार्य करते हैं। तो इसमें से दिया है कि बहिर्जात बल कौन है? ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय, प्लेट टेक्टोनिक। तो जो अपक्षय है ये बहिर्जात बल है और अंतर्जात बल भूकंप और ज्वालामुखी हैं। अपक्षय, अपर्दन, भूस्खलन ये सब बहिर्जात बल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपक्षय बहिर्जात बल है। अगला प्रश्न है पेडिमेंट का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण या वाष्पीकरण। तो जो पेडिमेंट है, पेडिमेंट अपक्षय अपर्दन से निर्माण होने वाली प्रक्रिया है। पेडिमेंट क्या होता है? सूक्ष्म क्षेत्रों में अपर्दन द्वारा निर्मित होने वाली समतल भूमि होती है। जो पेडिमेंट होता है अपर्दन द्वारा शुष्क क्षेत्रों में समतल भूमि का निर्माण होता है, उसे ही पेडिमेंट कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, पेडिमेंट की संकल्पना किसने दिया है? पेडिमेंट तो एक ट्रिक है, पेपाडी, डी के किंग। पे से पेनीप्लेन डेविस दिए हैं, पैनीप्लेन ग्रीक में दिए हैं और पेडीप्लेंट किंग दिए हैं। ये इसका एक ट्रिक है। ये प्रश्न जो है पेपाडी, डी के किंग, ये परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बेस लेवल की संकल्पना किसने दी है? डेविस, पेंक, गिलबर्ट, स्ट्रॉहलर। तो बेस लेवल यानी आधार तल की संकल्पना गिलबर्ट ने दिए हैं। अगला प्रश्न है साइकिल ऑफ इरोजन सिद्धांत किसका है? डेविस का, पेंक का, हटन का, लायल का। तो साइकिल ऑफ इरोजन अपर्दन चक्र का सिद्धांत मतलब संकल्पना डेविस ने दिए हैं। अगला प्रश्न है युवावस्था में नदी की विशेषता क्या होती है? जब नदी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था।
तो जब युवावस्था में होती है नदी तो कुछ आकृतियों का भू आकृतियों का निर्माण करती है, और जब वो प्रौढ़ावस्था में आती है तो कुछ आकृतियों का निर्माण करती है, जबकि वृद्धावस्था में अन्य आकृतियों का निर्माण करती है। तो वही पूछा है, चौड़ा युवावस्था में चौड़ा, कम ढाल, तीव्र अपर्दन, अधिक निक्षेपण। तो देखिए, युवावस्था में तीव्र अपर्दन करता है और वृद्धावस्था में अधिक निक्षेपण करता है, यानी अवसादों को छोड़ता है, और प्रौढ़ावस्था में चौड़ा मैदान करता है और ढाल भी कम होता है। युवावस्था में नदी तीव्र ढाल पर बहती है और अधिक अपर्दन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निक्षेपात्मक स्थल रूप है? मतलब देखिए, 3 प्रकार से बहिर्जात बल काम करता है। अपक्षय पहले होता है, यानी टूट फूट करके चट्टानों को अपने स्थान पर गिर जाना ही अपक्षय है। और अपर्दन जब बाह्य कारकों द्वारा, वायु, नदी या हिमनद आदि अन्य कारकों द्वारा जब इन अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। और निक्षेपण जब वो ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर जमा करेंगे तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कौन है? घाटी, ये अपर्दनात्मक है। जलप्रपात भी अपर्दनात्मक है। कटक, डेल्टा भी कटक भी अपर्दनात्मक है। जबकि डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अपने मुहानों पर अवसादों को छोड़ करके जब वो समुद्र में मिलते हैं तो अपने अवसादों को डेल्टा के रूप में जमा कर देते हैं मुहाने पर ले जा करके, तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो ये एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, इंसेलबर्ग किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमनद क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में। तो इंसेलबर्ग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इंसेलबर्ग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग पहाड़ होते हैं। अगला प्रश्न है, हिम नदी द्वारा बना स्थल रूप कौन सा है? यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, डेल्टा, बल का स्तूप। तो हिम नदी द्वारा बना स्थलाकृति यू आकार की घाटी है, और जो वी आकार की घाटी है ये नदी द्वारा बनती है अपर्दन द्वारा। डेल्टा नदी द्वारा निक्षेपात्मक आकृति है, और बालू का स्तूप ये भी शुष्क प्रदेशों में बनाया जाता है, बालू का स्तूप। और हिमनद द्वारा यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी जैसी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।